Jai Hind everyone. Welcome to you all in your social science class. This is Varsha Dubey. Student, as you know that we have started the second chapter of history, socialism in Europe and the Russian Revolution. लास्ट कुछ वीडियोस में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस भी की. सोशलिज़म क्या है, इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो. ठीक है, हमने चैप्टर को 2 पार्ट में पार्ट करके पढ़ने की बात भी की. आपने ये भी देखा कि किस तरीके से कंजर्वेटिव, लिबरल्स और रेडिकल्स चेंजेस लाना चाहते थे. उनमें आपस में कंपेरिजन करते हुए भी आपने पढ़ा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अक्सर आपसे एक कंपैरेटिव क्वेश्चन पूछता है. ठीक है, इनका कंपेरिजन करके. तो उस पर हमने काफ़ी डीपली, काफ़ी कम्प्रिहेंसिव लेक्चर मैंने लास्ट वीडियो में दिया है. ठीक है, व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंजेस. आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सोसाइटी और सोशल चेंजेस के बारे में. Last videos में we have deeply discussed about the different ideological group of the society, liberals, radicals and conservative. Today we will see that what were the social changes that occurred in the society in 19th century. 19वीं शताब्दी में कौन कौन से चेंजेस आए सोसाइटी में, इस पे आज हम डिस्कस करेंगे. There were so many changes occurred in the society. बहुत सारे चेंजेस आए सोसाइटी में. सोशल चेंजेस आए, इकोनॉमिक चेंजेस आए. कह सकते हैं कि दैट देयर वर सेवरल सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज दैट वाज बीइंग ऑब्जर्व्ड इन द सोसाइटी. ठीक है, कैसे? सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस, न्यू सिटीज़ विद इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल रीजन्स एक्सपेंडिंग, रेलवे एटसेट्रा. यानी कि सोसाइटी वॉज चेंजिंग एट बोथ लेवल, सोशल एंड इकोनॉमिक. हमारा समाज दोनों ही लेवल पे उस समय बदल रहा था. हमारा समाज नहीं, रशियन इकोनॉमिक यूरोपियन सोसाइटी की मैं बात कर रही हूँ. तो सोशल चेंजेस जो थे वो दोनों लेवल पे हो रहे थे. सोशल और इकोनॉमिक दोनों ही लेवल पे, सामाजिक और आर्थिक दोनों परिवर्तन आ रहे थे. एक्चुअली 19th century was the period of industrialization in Europe. New cities were developing, new industries was being settled, productions had been increased, railway expanded and industrial revolution occurred. 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, बहुत सारे चेंजेस आए. ठीक है, नई नई सिटीज़ बनी. जब इंडस्ट्रीज़ लगेंगी अर्बन एरियाज़ में तो जाहिर सी बात है कि लोग वहाँ पर जॉब के लिए जाएंगे. ठीक है, नई सिटीज़ बनी और उनमें डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रीज़ नई नई सेट की गई. ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ा तो रॉ मटेरियल लाने के लिए भी और जो हमारे रेडी गुड्स थे उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए भी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत हुई, जिसके कारण रेलवे एक्सपेंडेड एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अकर्ड. यानी एक तरीके से रेलवे का एक्सपेंशन हुआ और उसके होते ही अचानक से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति आ गई. दीज चेंजेस ब्रॉट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. इन्हीं चेंजेस के कारण समाज में, यूरोपियन सोसाइटी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ. However, this brought many problems with it. यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है. However, this brought many problems with it. बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आया. सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, लेकिन ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, देखिए हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट होता है. ठीक है, इन द सेम मैनर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैड द इन्फ्लुएंस इन पॉजिटिव एंड एज वेल एज द नेगेटिव मैनर. तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई? पुअर वेजेस, लॉन्ग वर्किंग आवर, अनएम्प्लॉयमेंट. और कौन सी प्रॉब्लम आई? हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर बीइंग प्रॉब्लम्स. यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन of course brought so many positive changes in the society, like economic development, expansion of cities, transportations, etc. But at the same time it brought some negative effects, like cities were being overcrowded. जब लोग शहरों में आए, इंडस्ट्रीज़ लगी तो ओवर क्राउडेड यानी सिटीज़ में भीड़, पॉपुलेशन अचानक से बढ़ गई. सो दैट द प्रॉब्लम ऑफ हाउसिंग, सैनिटेशन इंक्रीज्ड. Workers used to work at low wages for long hours, और कैन से अनलिमिटेड आवर्स तक उन्हें काम करना पड़ता था. देयर वेर नो जॉब सिक्योरिटी,
सो पीपल वर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मैं इसको अगर रिपीट करूँ तो कौन कौन सी प्रॉब्लम आई? हाउसिंग और सैनिटेशन की प्रॉब्लम आई, क्योंकि सिटी वेयर बिकम ओवर क्राउडेड। शहरों में अचानक से भीड़ बढ़ने से उतने लोगों के लिए घर की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, ठीक है। सैनिटेशन, साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। लोगों को जो लेबर्स थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे, तो उनको मनमाने वेजेस पे अपने हिसाब से इंडस्ट्रीज जो हैं ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ज़्यादा अपनी बचत के लिए मनमाने वेजेस देते थे, इक्वल वेजेस नहीं था। साथ में 15-15 घंटे, 16-16 घंटे तक आगे आप पढ़ोगे कैसे वो काम करते थे। जॉब सिक्योरिटी नहीं थी, वेन एवर दे वॉन्ट दे कैन मेक देम आउट, ठीक है। साथ में अनएम्प्लॉयमेंट की भी समस्या थी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी। अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है लिबरल्स एंड रेडिकल्स वांटेड अ सॉल्यूशन। इन्हीं चीज़ों से देखिए सोशल चेंजेस आए क्यों लाना चाहते थे लिबरल और रेडिकल्स चेंजेस? तो यही कारण थे। वो क्या सॉल्यूशन चाहते थे लिबरल्स और रेडिकल्स? कह सकते हैं कि therefore liberals and radicals wanted a change in the society to find out the solution to these issues. कैसे? Because these liberals and radicals themselves were property owner and employers, ठीक है। यहाँ ओनर वर्ड रह गया है। ये लिबरल्स और रेडिकल्स थे कौन? ये खुद प्रॉपर्टी ओनर्स थे, या फिर जॉब देने वाले लोग जो एम्प्लॉयर्स जिनको कहते हैं, ये वो खुद थे। दे फेल्ड दैट इफ़ द पॉपुलेशन विल बी हेल्दी एंड एजुकेटेड इट विल अर्न मोर प्रॉफिट फॉर देम। क्योंकि इंडस्ट्रीज़ खुद इन्हीं लिबरल्स और रेडिकल्स की लगाई थी। मैंने आपको बताया था ना कि ये अपर मिडिल क्लास के लोग थे, ठीक है। तो ये लोग जब इंडस्ट्रीज़ खुद लगाए तो इनको लेबर तो चाहिए था, ठीक है। और लेबर तब अच्छा काम कर पाएगा जब वो हेल्दी होगा, एजुकेटेड होगा, स्किल्ड होगा, जिससे अगर ऐसा हुआ तो इन्हें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। इसीलिए ये लिबरल्स और रेडिकल्स इनके फेवर में कुछ सॉल्यूशन चाहते थे, लेबर के फेवर में। But they had the problem of old aristocracy and conservative regime established in Europe after 1815. However, the liberals and radicals wanted a changes, but they were under the control of old aristocracy or conservative regime, because these old king didn't let them work freely. ये liberals radicals changes तो लाना चाहते थे इन लेबर्स के पक्ष में, लेकिन फिर भी ये लोग चेंजेस नहीं ला पा रहे थे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कंजर्वेटिव रेजिमेस एस्टैब्लिश्ड आफ्टर 1815 कनेक्टेड विद द फॉल ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट की बात क्यों आ गई? After 1815, once again, several conservative regimes regained their power. 1815 के बाद अचानक से ये जितने भी कंजर्वेटिव रेजिमीज़ थे, राजा महाराजा थे, इन्होंने अपनी पावर को फिर से हाथ में ले लिया। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो ऐसा हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन का आप पार्ट याद कीजिए। बिकॉज if I remind you that from 1804 to 1815, Napoleon Bonaparte ruled. And after his defeat in 1815, once again all the old regimes and kings gained their lost power. 1804 से 1815 तक मैंने आपको बताया था कि नेपोलियन बोनापार्ट ने रूल किया था, लेकिन 1815 में उसके हारने के बाद फिर से इन राजाओं ने अपनी सत्ता को, अपनी शक्ति को, अपने पावर को रीगेन कर लिया। You have studied this all in the first chapter of French Revolution. However, that was in context of France. हालांकि वो चीज़ें फ्रांस के संदर्भ में थी, but we will connect it with entire Europe. लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन का इफ़ेक्ट तो पूरी यूरोपियन कंट्रीज़ पे पड़ा था, इसीलिए हम यहाँ पे भी इसकी चर्चा कर रहे हैं। मीन्स आफ्टर द डिक्टेटरशिप ऑफ नेपोलियन, और कह सकते हैं मोनार्कियल पावर, अगेन
the after the dictatorship of Napoleon, monarchical power regain and restore, यानी नेपोलियन के हारने के बाद फिर से मोनार्की ने अपनी सत्ता को रीस्टोर कर लिया, so that liberals and radicals couldn't work freely and unable to brought changes in the society. इसीलिए ये लिबरल्स और रेडिकल्स फ्री होकर के चेंजेस सोसाइटी में नहीं ला पा रहे थे. फिर लास्ट पॉइंट आप देखो, रेवोल्यूशनरी फ्रॉम फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड रशिया वर्क टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्क. Now, some nationalist liberals, radicals wanted revolution and put an end to the monarchical form of government. They become revolutionary in France, Italy, Germany and Russia. यही लिबरल्स, रेडिकल्स या फिर नेशनलिस्ट एक अलग देखिए, लिबरल्स और रेडिकल्स जो हैं वो नेशनलिस्ट भी हो सकते हैं, राष्ट्रवादी भी हो सकते हैं. नेशनलिस्ट का मतलब क्या है? दोज हु कंसर्न अबाउट हिज नेशन, जो अपने राष्ट्र के बारे में सोचता है, वो लिबरल्स भी हो सकते हैं, वो रेडिकल्स भी हो सकते हैं. ठीक है, तो ये क्या चाहते थे? एक रेवोल्यूशन चाहते थे, मोनार्कियल गवर्नमेंट को हटाना चाहते थे. इसीलिए ये अलग अलग जगहों पे ये सब के सब मिलकर के फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया, मतलब एंटायर यूरोप में अगर हम बात कर ले तो इन सभी जगहों पे ये रेवोल्यूशनरी बन गए. और द स्टेप्स टेकन बाय रेवोल्यूशनरी वेयर, इन रेवोल्यूशनरीज ने किया क्या? दे टॉक्ड ऑफ नेशंस, इन्होंने देश की बात की, नेशनलिज्म, राष्ट्र की बात की. ठीक है, बोले हम राष्ट्र के प्रति वफादार हैं, केवल राजा के प्रति नहीं. इक्वलिटी अमंग सिटीजन्स की बात की. ठीक है, इसमें एग्जाम्पल अगर आप देख लो, इटालियन नेशनलिस्ट जेसेपी मेजनी की बात आती है. इन्होंने क्या किया? लोगों के अधिकारों की, लोगों में समानता की बात की. ठीक है, एंड दीज रेवोल्यूशनरी वांटेड टू क्रिएट अ नेशन वेयर ऑल सिटीजन वुड हैव इक्वल राइट. ये रेवोल्यूशनरी क्या चाहते थे? ऐसा देश चाहते थे जहाँ पे हर सिटीजन को इक्वल राइट मिले. यहाँ पे हमने जेसेपी मेजनी की बात की, वो इटालियन थिंकर थे. एंड इटालियन नेशनलिस्ट जेसेपी मेजनी स्टार्टेड टू एनकरेज पीपल टू अचीव दिस इन इटली. ठीक है, इटली में उन्होंने जेसेपी मेजनी ने लोगों को एनकरेज करना शुरू किया. दे रोट देयर मैसेजेस इन द फॉर्म्स ऑफ लेटर्स एंड बुक्स एंड इट वाज लाइक्ड बाय द पीपल वर्ल्ड वाइड, इवन इन इंडिया ऑल्सो. अगर हम भारत की भी बात करें तो उनके लेटर्स, उनकी बुक्स को पूरी दुनिया में तो पसंद किया गया ही, हमारे यहाँ भी बहुत पसंद किया गया. ठीक है, हमारे यहाँ भी तो हम भी तो सफ़र कर रहे थे ब्रिटिश रेजिमे के अंडर में. तो अगर मैं बात करूँ दैट आई थिंक योर होल कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर. आपका सारा कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो गया होगा. दैट हाउ डिड द इंडस्ट्रियल सोसाइटी केम इनटू एग्जिस्टेंस, how had the industrial revolution brought positive and some of the negative changes in the society. आपने देखा कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उसकी क्या पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चेंजेस लेकर के आया वो सोसाइटी में, क्या इफ़ेक्ट पड़ा उसका. वी हैव डिस्कस दैट how did the changes demanded by the liberals and radicals, but they were under the control of conservative regimes. And after 1815, with the defeat of Napoleon Bonaparte, they started to abolish these conservative regimes again by these revolutionary forces. किस तरीके से नेपोलियन की हार के बाद इन्होंने इन राजाओं को जो फिर से रीगेन पारे जिन्होंने किया था, उनको कैसे रेवोल्यूशनरी बन के जर्मनी में, इटली में, फ्रांस में, हर जगह इन रेवोल्यूशनरीज ने रिमूव किया धीरे धीरे. इन रेवोल्यूशनरी फोर्सेस ने कैसे काम किया. So that's it for today. In the next video, we'll discuss about the arrival of socialism in Europe. नेक्स्ट वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि यूरोप में सोशलिज्म आया कैसे. ठीक है, सो आज के लिए इतना ही. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड subscribe my video, and also click on the bell icon to get notification of my upcoming videos. Goodbye. Jai Hind.